ग्रुप गद्दार है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा घोटाला जरूर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट का जवाब देता, उस पर लीगल एक्शन लेता। अब जब वो लीगल एक्शन ले रहा है तो भी लोगों के पेट में बात नहीं पच रही है। आज की इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पर, जिससे आपको रेवेन्यू समझ में आएगा, मॉडल समझ में आएगा, अडानी का मॉडल क्या है पैसे बनाने का। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको समझना चाहिए वो है मीडिया और विपक्ष, यानी कि जो पॉलिटिशियंस है वो इस पर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और वास्तविकता में जो भी हवा बना हुआ है अडानी ग्रुप का, वो आखिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या, साइकोलॉजी है लोगों की, ये आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल रैशनल तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू करते थे कि सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो लोग नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले तो अडानी ग्रुप ने हिडेनबर्ग के खिलाफ केस का ऐलान कर दिया है और उन्होंने जिस लीगल फर्म को जो अप्रोच किया है वो एक यूएस की ही लीगल फर्म है जिसका नाम है वॉचटेल। जो वॉचटेल है वो एक ऐसी लीगल फर्म है जो जितने भी फाइट केसेस होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, जिनमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, साधारण शब्दों में कहें विवादित मामलों के अंदर जो लीगल फाइट्स होती है उनको सुलझाने का काम ये करती है। और ये जो यूएस की सबसे बड़ी लीगल फर्म है और ये सबसे महंगी लीगल फर्म भी है, तो उसको अप्रोच करने का काम किया है गौतम अडानी ने। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हमें दो चीजों को सबसे ज्यादा जरूरी है जो समझना है कि इंडिया के अंदर ये सारी चीजें, ये हवा जो बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है। अगर आपने इसका पीछे का क्यों रीजन समझ लिया ना तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। स्टॉक मार्केट में भी क्या हो सकता है, अडानी के शेयर्स में भी क्या हो सकता है, और दूसरा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या है। देखिए, मैं अडानी ग्रुप के कुछ फैक्ट्स आपको है जो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अडानी एंटरप्राइजेस की जो ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर वो 75% से बड़ी है, 75% से रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अडानी ग्रुप जिस सेक्टर के अंदर काम करती है, जिन भी सेक्टर के अंदर काम करती है, ज्यादातर वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब रिकरिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से आप समझ लीजिए पहले रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जियो का अनाउंसमेंट किया और फ्री के अंदर आपको इंटरनेट दिया। अब आपने जियो सिम ले तो ली, लेकिन आज जब आप उसमें हर महीने या 3 महीने के अंदर रिचार्ज कराते हैं, बार बार जब आप रिचार्ज कराते हैं, इसको कहते हैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। यानी कि उसने केवल एक काम किया, एक बार उसने अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा दिया। अब उस प्रोडक्ट के जब भी आप यूज लोगे, जितनी बार आप यूज लोगे, उसके अंदर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आपको पैसा डालना पड़ेगा। और सिंपल सी बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको यूज करने के लिए आप बार बार पैसा देते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं, इस मॉडल को हम बोलते हैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। अब अगर आप अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां देखेंगे तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो रिकरिंग रेवेन्यू का ही मॉडल है। चाहे आप एयरपोर्ट ले लीजिए, पोर्ट्स का बिजनेस ले लीजिए, सीमेंट का ले लीजिए, माइनिंग का ले लीजिए, पावर का ले लीजिए, जितने भी ये बिजनेसेस है ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करते हैं। और अभी आपने अडानी ट्रांसमिशन का रिजल्ट देखा, क्वार्टरली कितना शानदार रिजल्ट आया है निकलकर। तो देखिए, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में भी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि इतिहास से जुड़ी हुई है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसको अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, और अगर मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, उस बात को दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई मीडिया, कोई पॉलिटिशियन, कोई इन्वेस्टर नकार नहीं सकता उस बात को। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ओवर वैल्यूड कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक दो चीजें और बताता है अडानी ग्रुप के। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर अडानी ग्रुप का $23 बिलियन का जो है वो टर्नओवर था पूरे ग्रुप का। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं सर, 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहे, $23 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं अडानी ग्रुप पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, तो सर आप अभी दूर की सोच ही नहीं रहे हैं। अगर कुछ ऐसी चीज निकल कर आती है जिसके अंदर बहुत ही बड़ी संभावना आ जाती है कि अडानी ग्रुप बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, तब तक अडानी ग्रुप कोलैप्स हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई संभावना अभी तक किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। हम सेकंड चीज पर आते हैं। अब देखिए, जो भी एक्शंस आएंगे आगे, जो भी लीगल एक्शंस होंगे कोर्ट के अंदर, जो भी चीजें होगी वो तो हमें आगे समझ में आएगी। लेकिन यहां तक अब हम सेकंड केस पे चले तो सेकंड केस आता है मीडिया और पॉलिटिशियंस का। लेकिन मीडिया और पॉलिटिशियंस के अलावा एक ऐसी कैटेगरी और है जिसको आपको समझना जरूरी है, वो है रिटेल कैटेगरी का। रिटेल कैटेगरी यहां पर क्या सोच रही है, जो लोग हैं उनका माइंडसेट क्या है यहां पर। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स डालता हूं, तो यहां पर मैं जब उनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो आप सोच नहीं सकते वो इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। देखिए, मीडिया आपको केवल वही दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है, वो नहीं जो सच्ची है, जो रियलिटी की बात है। आप अगर देखिए, मीडिया ने अब तक जितनी भी चीजें चली हिडेनबर्ग के खिलाफ, मैं आपको इस बात का दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मीडिया ने, किसी व्यक्ति ने, कोई हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के 10 पन्ने भी नहीं पढ़े होंगे सही के सही से, कि वास्तविकता में उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सारे लोग सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े कि किस तरह हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाई जाए। कोई भी न्यूज चैनल किसी फैक्ट से जुड़ी हुई बात, कोई सच्चाई से जुड़ी हुई बात कर ही नहीं कर रहा।
अगर आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मूडीज की बात मान लीजिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही है कि अडानी का जो कर्जा है वो लोअर देन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के, और उसकी जो अर्निंग्स है वो बेटर देन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अडानी से ज्यादा कर्जा आज रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, टाटा ग्रुप के पास है। तो फिर अडानी पर ही सारा फोकस क्यों किया जा रहा है? अडानी के पास 1,60,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है, उसमें से 1,10,000 करोड़ का कर्जा उसने बाहर से लिया हुआ है, इंडिया से उसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी एसबीआई ने जो कर्जा देना चाहता उसको भी उसने मना कर दिया है। अब आप सोचिए, जब ऐसा व्यक्ति जिसका अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें उसमें कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं रखी है, उस पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो केवल हवा बने हुए हैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, बस यूं ही सारी बातें चल रही है। दूसरी बात करते हैं पॉलिटिशियंस की। देखिए, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले जब भी चुनाव चल रहे थे, जब भी संसद में कोई भाषण चल रहा था, तो आपने एक चीज देखी होगी, पिछली बार एक टॉपिक उन्होंने पकड़ लिया था, उस टॉपिक का नाम था राफेल। अब जब राफेल के केस के अंदर गवर्नमेंट को पूरी तरह से ग्रीन चिट मिल गई है, तो अब उन्होंने जो चीज पकड़ा है, जो टॉपिक पकड़ा है, उस टॉपिक का नाम है अडानी ग्रुप। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई भी ब्रांड जब अपना प्रोडक्ट बेचती है, मार्केट करती है, किसी भी प्रोडक्ट को जो वो मार्केटिंग करने का प्रयास करती है, वो एक चीज निकालती है और उसी को ही बहुत बड़ा चौड़ा कर दिखाती है आपके सामने। अगर आपने बॉर्नविटा का देखा होगा, तैयारी जीत की, वो उसी को बहुत बड़ा चढ़ाकर आपको दिखाती है। कोई एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने बॉर्नविटा पीकर आईएएस बन गया हो? कोई ऐसा कोई हो ही नहीं सकता सर। देखिए, ये एक तरीका है विपक्ष का जो भी है, और उनका ये काम है कि वो किसी एक टॉपिक को निकाले और उस पर वो संसद में कोई बात रख सके। पिछली बार राफेल था, इस बार अडानी ग्रुप आया है, और 2024 के अंदर मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि दोबारा अडानी का नाम जरूर आएगा निकल कर। अब यहां पर कई लोग हो सकता है जो ये कहेंगे कि मैं अडानी के पक्ष में हूं या फिर मैं सरकार के पक्ष में हूं। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि मैं पक्ष में हूं सबूत के। जब तक कोई सबूत नहीं आता, हम ये कैसे मान ले कि अडानी इसमें कोई घोटाला किया? आप देखिए, हर्षद मेहता के समय जब हर्षद मेहता मार्केट को ऊपर ले जाता जा रहा था, लोग उसको भगवान की तरह मान रहे थे। लेकिन जब चीज वो प्रूफ हो चुकी है, अब जब वो चीज प्रूफ हो चुकी थी, उस समय के हर्षद मेहता ने कोई घोटाला किया था, लेकिन लोग फिर भी उस पर अंधविश्वास करें, तो वो गलत चीज है। अभी अडानी ग्रुप या अडानी के खिलाफ ऐसा कोई भी ऐसा प्रूफ या सबूत नहीं आया जिससे हम उसको एलिगेशन सिद्ध कर सके, उसको करप्ट साबित कर सके, उसको ये संभावित कर सके कि उसने कोई घोटाला किया है। अब बात करते हैं हम तीसरी और आखिरी कैटेगरी की, जिसका नाम है रिटेल कैटेगरी। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी के अंदर कुछ लोग हैं ना, बहुत ही ज्यादा मासूम है, जो किसी की भी बातों में आ जाएंगे, किसी भी मीडिया की बातों में आ जाएंगे। उनको बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपको कोई प्रूफ ना मिले किसी भी तरह की किसी के व्यक्ति पर, आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको लॉस करवाएंगे स्टॉक मार्केट में। और मीडिया किसी की भी सगी नहीं। पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, उनको एक एजेंडा चाहिए जिसको पकड़कर चुनाव के लिए आगे कुछ कर सके। पिछली बार राफेल था, इस बार अडानी ग्रुप है उनके पास। अगर आप सोचिए कि आज इतने सालों से अडानी ग्रुप की बातें चल रही है लोगों के अंदर, अगर कोई ऐसा प्रूफ आता तो अब तक आ नहीं जाता। पूरी मीडिया ने जोर लगा लिया, विपक्ष ने जोर लगा लिया, हिडनबर्ग रिसर्च कर चुकी 2 साल, उसको कोई प्रूफ नहीं है। सोचिए, कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। और अब जब अडानी केस कर लड़ने के लिए तैयार है, तो हमें देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है। इसी रिटेल कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी और आती है। वो एक ऐसी कैटेगरी है जो केवल विरोध करना जानती है, ना तो उसको फैक्ट से मालूम है, ना कोई इसको फिगर से, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल विरोध करना है। मैं बस उन लोगों के लिए ये कहूंगा कि सर, अगर कोई व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप एक इंडियन हैं तो इंडियन का साथ दीजिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, चाहे आप माने या ना माने। आप मैं बहुत कम देखा होगा कि कोई मुसलमान व्यक्ति किसी मुसलमान व्यक्ति पर विरोध कर रहा हो, उसका आरोप लगा रहा हो, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ना के बराबर। लेकिन इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर जो हिंदू लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो खुद इंडियन से ही चलते हैं कि वो इंडियंस मुझसे आगे ना निकल जाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, चाहे इस बात को माने या ना माने। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी राजा इतिहास के अंदर हारे हैं, जो जिनका हराना असंभव था, उनका हारने का पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी फौज में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो गद्दार होगा, जिसने उस राजा की कोई ना कोई वीक पॉइंट है जो कि उसको प्रतिद्वंदी को बताया होगा, तभी वो राजा। अब आज इतिहास उठाकर देख लीजिए। और मैं आपको एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सालों तक गुलाम रहा। इसके पीछे का भी सिर्फ एक ही रीजन है कि इंडियंस जो है वो इंडियंस से ही जलते हैं, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कॉन्सेप्ट का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अडानी का वैल्यू, जो अडानी के जो शेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस फैक्ट को। इस दुनिया में इतिहास के अंदर जितने भी शेयर्स हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर को, एनीवन, कोई से भी इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए, जिनको पीई बहुत ज्यादा थी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं वो सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड थे। याद रखिएगा, इतिहास के अंदर जो शेयर सस्ता है ना वो और सस्ता होगा, जो शेयर महंगा है वो और महंगा होगा। महंगा शेयर ही महंगा होगा, सस्ता शेयर महंगा नहीं होता। महंगा शेयर और महंगा होगा। जब आपको लगेगा वो शेयर महंगा है, वो और महंगा हो जाएगा।
क्योंकि याद रखिएगा, अगर सोचिए कोई शेयर महंगा है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। कोई महंगा करने वाला व्यक्ति जो उसमें पैसा लगा रहा है, उसने उसने कुछ तो देखा होगा ना उस शेयर के अंदर, तभी वो शेयर महंगा है। इतिहास कह रहा हूं सर, कोई एक ऐसा शेयर बता दीजिए जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बनाकर दिया हो लेकिन वो ओवर वैल्यूड ना हो। तो ये था मेरा एनालिसिस अडानी और अडानी स्टॉक्स पर और इस न्यूज पर जो अभी मार्केट के अंदर चल रही है कि अडानी ने केस कर दिया। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद। भाई ने बोला करने का तो करने का।